को कि विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ने वाली जो कड़ी है, जो शायद आपको किसी ने इस वीडियो से पहले नहीं बताई होगी, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो है इंटेलिजेंट एनर्जी। ये सृष्टि, ये संसार, जो कुछ हम देख रहे हैं, उस सब की शुरुआत कैसे हुई? ईश्वर क्या है? हमारा जीव क्या है? संसार की शुरुआत होने लगी जिसके पीछे ईश्वर का कोई आधार नहीं है, ऐसा मॉडर्न साइंस मानता है। जब ये प्रकृति अपने मूल स्वरूप में होती है तो उसे प्रलय काल कहा जाता है। यहाँ तक विज्ञान ने खोज नहीं की है, यहाँ से आगे विज्ञान की खोज शुरू होती है। वो भी तथ्य के आधार पर है और ये भी तथ्य के आधार पर ही है। पर बिग बैंग से पहले क्या था वो आधुनिक विज्ञान हमें नहीं बताता है, पर मैंने जो बताया वो बिग बैंग से पहले की प्रोसीजर है। हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरी नज़र में हिंदुइज्म, इस वीडियो सीरीज़ की ये एक अगली कड़ी है। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं, पर अब से हम आध्यात्म बहुत बड़े लेवल पर जाने की तैयारी में हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि आप एक लंबी उड़ान उड़ने वाले हैं। आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे जितने के सवाल भी आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, या आपके जहन में, आपके अंदर इतने सवाल भी उत्पन्न नहीं हुए होंगे, या इस वीडियो को देखने के बाद शायद हो सकता है आपके अंदर कई सवाल उत्पन्न भी हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। ये सृष्टि, ये संसार, जो कुछ हम देख रहे हैं, उस सब की शुरुआत कैसे हुई, या फिर ये सब असल में क्या है? क्या ये सब कुछ भ्रम है? क्या ये सब कुछ सत्य है? ईश्वर क्या है? हमारा जीव क्या है? ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य ये है कि हमें सत्य की खोज करनी है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे आध्यात्म हो। वैज्ञानिक भी देखो तो एक तरह से सत्य की ही खोज कर रहे हैं। वो इस संसार को जानने की कोशिश में सदियों से लगे हुए हैं। उनके मुताबिक एक बिग बैंग हुआ, उसके बाद से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा और पहले बड़े सितारे बने, उसके बाद छोटे छोटे, और इस प्रकार करके हमारे सूर्य जैसे सितारे बने, और उसमें हमारी पृथ्वी। यहाँ से आगे की बात तो आप सब जानते ही हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं, वो इस धरती पर मिलने लगे और धीरे धीरे करके संसार की शुरुआत होने लगी जिसके पीछे ईश्वर का कोई आधार नहीं है, ऐसा मॉडर्न साइंस मानता है। जबकि आध्यात्म की बात करें तो आध्यात्म के अंदर हम ईश्वर के द्वारा ये सब कुछ शुरू हुआ ऐसा मानते हैं। इसके पीछे की दलील हम अभी नहीं देंगे कि क्या, कौन सत्य है, कौन अलग है, कौन झूठा है, कौन गलत है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अपने अपने तरीके से दोनों ही सच्चे हैं। पर ये संसार किस तरह से बना उसका एक विचार देने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने सत्य पर आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पूरा पिक्चर हिंदुइज्म का आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। तो बिना वक्त गवाए अब हम शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मेरी नज़र में हिंदुइज्म, सत्य की खोज। अगर बिल्कुल डीपली अगर हम विचार करें तो ये जो संसार पूरा है वो 5 चीज़ों से बना हुआ है। ये जो पूरा संसार है 5 चीज़ों से बना हुआ है, वस्तु नहीं है। इसके अंदर तत्व भी होते हैं। उन सबको आपको थोड़ा सा, आपको भी प्रेशर अपने दिमाग पर देना होगा बात को समझने के लिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। तो थोड़ा अपना विवेक का भी उपयोग हमें करना होता है। देखो, विवेक ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी थियरी को बना सकते हैं, किसी थियरी को समझा भी सकते हैं। क्योंकि विज्ञान भी बहुत सारी चीज़ों को समझ सकता है पर उसके पास प्रूफ नहीं होते हैं। तो आध्यात्म के पास भी बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए है पर उसके प्रूफ नहीं है। तो ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों ही पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं कि ये कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनसे पूरा संसार बना हुआ है। एक तत्व है अंतरिक्ष, यानी कि स्पेस। एक होता है काल तत्व, यानी कि टाइम, जिसे दोनों ही मानते हैं। एक होता है प्रकृति, इसे भी दोनों मानते हैं, आध्यात्म में भी माना जाता है। और ये मॉडर्न साइंस या भी आज के जो आधुनिक लोग हैं हम सब भी इसे मानते हैं कि प्रकृति भी इस संसार में चारों ओर दिखाई पड़ती है। यहाँ से आगे आत्मा और परमात्मा, इन दोनों चीज़ों को वैज्ञानिक
नहीं मानते, या फिर हम मॉडर्न लोग में बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। पर हमारा बैकग्राउंड भारत से है, तो भारत में आत्मा और परमात्मा इन दोनों चीज़ों को भी हम मानते हैं। कुल मिलाकर 5 चीज़ें होती है, उससे ये पूरा संसार जो हमें दिखाई देता है वो बनता है। अब एक एक करके जानते हैं अंतरिक्ष क्या है। देखो, किसी चीज़ को स्टेबल होने के लिए या किसी चीज़ को अस्तित्व में आने के लिए सबसे पहले एक चीज़ जरूरी होती है, वो है जगह, खाली जगह जहाँ पर कुछ रखा जा सके। देखो, बिल्कुल डीप अर्थ लेना है, एकदम हमारे रूम में जगह चारों ओर खाली पड़ी हुई है ऐसा अर्थ नहीं लेना है। इस ब्रह्मांड के हर एक छोर में जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ ही कुछ रखा जा सकता है। पहले से ही कोई चीज़ मौजूद हो तो वहाँ कोई चीज़ नहीं रखी जा सकती। तो एक तो अंतरिक्ष है। इन सारी जो 5 तत्व है, उन 5 तत्वों को हम डिटेल में भी आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे, पर पहले मोटा मोटा जान लेते हैं। अंतरिक्ष तत्व है, दूसरा है काल तत्व, जिसे हम समय भी कहते हैं। समय ही हर एक चीज़ को धक्का मार के आगे ले जाता है। ये कोई घड़ी नहीं है, हम सिर्फ इसे देखते हैं टाइम, ऐसा ही टाइम नहीं होता है। आधुनिक विज्ञान तो उसे मैनिपुलेट कर सकने वाली चीज़ भी मानता है कि वो एक ऐसा तत्व है जिसे हम मोड़ भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हालांकि वो एक ही दिशा में जाता है, इसे वापस नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि एक ही सीधी लिटी में गति करता है, तो ये आगे ही बढ़ता रहता है। पर एक जगह ऐसी है जिसे ब्लैक होल कहते हैं, वहाँ समय रुक जाता है, ऐसा भी आधुनिक विज्ञान मानता है। तो काल तत्व असल में हर एक चीज़ को प्रेशर लगाकर आगे बढ़ाने का काम करता है। समय क्या हुआ, एक साइकिल लेके आदमी जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जब पहुंचता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचा, उसके बीच लगने वाला जो एक समय है वही एक माध्यम है जिससे कि हम समय को दर्शाते हैं। पर असल में हर एक मूवमेंट को धक्का लगाने वाली या उसको आगे ले जाने वाली जो एक चीज़ होती है, एक तत्व होता है, चीज़ तो नहीं कह सकते, तत्व होता है, वो काल तत्व ही होता है। अगर काल तत्व रुक जाता है तो सारी चीज़ें एक ही जगह पर स्टेबल हो जाएगी, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी हमारे फेफड़ों का हलन चलन होता है। यानी कि हर हिलने डुलने वाली जो चीज़ें होती है, हालांकि एक चीज़ ऐसी भी होती है, हमें लगता है कि पत्थर वगैरह कोई है तो वो ऐसे ही खड़ा है, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर भी मॉलिक्यूल लेवल पर या उसके अंदर भी एटम लेवल पर हलन चलन तो होती ही रहती है, हलचल होती रहती है। तीसरा एक होता है प्रकृति। देखो, पहले जो दो चीज़ हमने देखे, अंतरिक्ष और काल, ये दोनों इनएक्टिव भी हम उसे कह सकते हैं, इतना प्रभावित हमें नहीं करते, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो तीसरी चीज़ होती है प्रकृति, ये फिजिकली हमें दिखने वाली जो कोई भी चीज़ होती है वहाँ से ये इसका कार्य शुरू होता है। हमें नज़र आने वाली सारी चीज़ें प्राकृतिक पदार्थों से ही बनी हुई है, यानी कि प्रकृति से ही बनी हुई है। ये तो उसका एक विशाल अर्थ हुआ। पर जब ये प्रकृति अपने मूल स्वरूप में होती है तो उसे प्रलय काल कहा जाता है। जिस तरह आप समुद्र पर कभी जाए और आपको ये छोटी छोटी रेत जो आपको दिखने को मिले, उसे आप प्रकृति माने, हालांकि वो प्रकृति ऐसी होती नहीं है, पर फिर भी आप उसे माने कि समझाने के लिए कि ये प्रकृति है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जो गीली होती है रेत, उसके ऊपर पानी गिरता है, तो उसके ऊपर आप जैसा चाहे वैसा आकार बना सकते हैं। तो जो छोटे छोटे कण हुए वो उसका मूल, रेत के मूल कण हुए। उसी प्रकार प्रकृति के जो मूल तत्व होते हैं, जो मूल प्रकृति होती है, वो न हिलती है न डुलती है, बिल्कुल ही अंधकारमय और बिना हलन चलन वाला, शून्य हलन चलन और शून्य उसका तापमान। न कोई उसका स्पेसिफिक तापमान होता है, न उसकी स्पेसिफिक गति होती है, और न ही स्पेसिफिक उसका आकार होता है। वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ती, उतनी सूक्ष्म होती है। अभी लेबोरेटरी में आप देख रहे होंगे, जिनीवा में है लार्ज हाइड्रो कोलाइडर, वहाँ जैसे छोटे छोटे तत्वों के अंदर खोज की जाती है, 2 एटम्स को टकराकर, प्रोटॉन के 2 एटम्स को टकराकर अंदर के तत्वों की खोज की जा रही है। उससे भी बारीक जो तत्व होता है वो होता है प्रकृति, जब वो अपने मूल स्वरूप में होती है। उसके बाद आता है आत्मा और उसके बाद आता है परमात्मा। ये दोनों के लक्षण वैसे तो समान है, ये दोनों एक प्रकार की एनर्जी है और वैसे बहुत ही सूक्ष्म है, प्रकृति से भी सूक्ष्म है। इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है, जिसे कोई देख नहीं सकता।
लेकिन इतनी ऊर्जा से भरपूर है कि इसकी ऊर्जा का स्रोत कभी खत्म नहीं होता। विज्ञान जो होता है, आज का आधुनिक विज्ञान, वो ऊर्जा को तो मान लेता है, पर यहाँ मैंने जो कहा आपको कि विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ने वाली जो कड़ी है, जो शायद आपको किसी ने इस वीडियो से पहले नहीं बताई होगी, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो है इंटेलिजेंट एनर्जी। ये दोनों शक्तियाँ हैं, ये दोनों एनर्जी है, पर ये दोनों एनर्जी ऐसी है कि ये इंटेलिजेंट एनर्जी है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने आध्यात्म का करीब 20% हिस्सा पार कर लिया है। अब हम इसके आगे के भाग में, यानी कि हम वीडियो के करीब आधा से ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम इनके कार्य देखेंगे, आखिरकार इन सब का कार्य क्या होता है और किस प्रकार ये संसार हमारे अस्तित्व में आता है। तो सभी के कार्य देख लेते हैं। परमात्मा हालांकि इस पांचों में सबसे ऊपर रहता है, दूसरे नंबर पर आत्मा होता है, फिर प्रकृति होती है, फिर काल होता है, फिर अंतरिक्ष होता है। पर यहाँ मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि जो सबसे आसान है वो सबसे आपको पहले समझा दूँ। अंतरिक्ष तत्व यानी कि एक जगह ऐसी है जहाँ अंतरिक्ष का छोर आ जाता है, उसके आगे कोई चीज़ नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो खाली जगह न हो अगर, तो हम कुछ बना नहीं सकते, यहाँ पे कुछ रख नहीं सकते, कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं आ सकती। तो ये विशाल अनंत के हमारे आध्यात्म में अनंत बहुत जगह पर आता है, आत्मा परमात्मा सभी जगह पे। तो अनंत का एक मतलब ये भी है, बहुत विशाल, बहुत, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना अनंत और उतना विशाल है, इसके छोर को कोई नाप नहीं सकता है। तो ये अंतरिक्ष भी अनंत है, काल तत्व भी अनंत है, प्रकृति तत्व भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है और परमात्मा भी अनंत है। इसके अलावा ये पांचों तत्व की जो साम्यता है वो ऐसी है कि वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। ये हमेशा से थे, हमेशा से है और हमेशा ही रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा वाला हमारे दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि अनंत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। पर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ही हमारे सामने अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में आप कितने ही दूर क्यों न चले जाए, दूर 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 सुदूर, जहाँ तक आपकी इच्छा हो वहाँ तक अगर आप चले जाए, तो उसका कभी अंत नहीं होता है, वो बस आगे ही बढ़ता रहता है, वो बस आगे ही बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार ये जो टाइम में आगे और पीछे होना है, समय के अंदर जो आगे और पीछे होना है, उसमें भी हमारा दिमाग इसी प्रकार से बना हुआ होता है कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई शुरुआत होती है, ऐसा हमें लगता है। पर यह चीज़ भी ऐसी है कि जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ना इसको ख़त्म किया जा सकता है, ना इनमें से किसी भी चीज़ को काटा जा सकता है, ना किसी भी चीज़ को उत्पन्न किया जा सकता है। ख़त्म नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हमारे आध्यात्म में हमें तीन चीज़ें जो होती है, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो द्वैत वाले सिद्धांत में से बता रहा हूँ। उसके आगे एक और सिद्धांत है जो अद्वैत सिद्धांत है, ये थोड़ा सा उनसे अलग है, पर दोनों को साथ में हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम पहले द्वैत सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर की ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद का जो झमेला है वो तो उससे भी बड़ा है, हालांकि इसे झमेला नहीं कह सकते, बहुत ही प्योर नॉलेज है, पर ये दिमाग को चकरा देने वाली चीज़ है, इसलिए हम उसको अभी साइडलाइन करते हैं और पहले द्वैत में हम समझते हैं। द्वैत यानी एक नहीं ऐसा। तो जिस प्रकार आप आध्यात्म की स्टडी करेंगे बहुत डीप लेवल पर, उपनिषद वगैरह आदि जो बहुत सारे हमारे शास्त्र है, वेद आदि है, उसकी आप स्टडी करेंगे तो आपको ये द्वैत और अद्वैत वाली चीज़ें सामने मिलेगी। तो कई जगह पर 5 चीज़ें दिखाई गई है मूल स्वरूप में, कई जगह पर 3 भी दिखाई गई है और कई जगह पर 1 भी दिखाई गई है। तो ये सब चीज़ों में क्या कोई अलग अलग मंतव्य है या कोई एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आपस में ही हमारा जो धर्म है वो एक दूसरे की बात को काट रहा है, ऐसा है या ऐसा नहीं है? उसका मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये 5 जो चीज़ें हैं उसमें से स्पेस और अंतरिक्ष को अलग करके आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा जगह पर मेंशन किया गया है। उसका मतलब ये है ये 3 चीज़ें आसानी से समझने वाली चीज़ है, समझ में आ जाए ऐसी चीज़ है, और ज़्यादातर हमारे जो जीवन में इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ है वो ये दोनों ही है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि स्पेस और टाइम ये दोनों इनएक्टिव जैसे हमें लगते हैं, इसलिए उसके बारे में कई बार ज़्यादा चर्चाएँ नहीं की जाती है।
लेकिन हम किसी भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है, बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके कार्य के बारे में भी जानेंगे। तो अब बात करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं कि प्रकृति को आपने जान लिया कि ये मूल प्रकृति है, जो अपने मूल स्वरूप में होती है तब हमें दिखाई भी नहीं देती, वैसी होती है। इसके अलावा सभी जगह पर एक समान फैली हुई होती है। प्रकृति एक जगह पर, सभी जगह पर एक समान फैली हुई का मतलब यह है कि किसी जगह पर डेंस नहीं होती है, यानी कि घनत्व वाली नहीं होती है, और किसी भी जगह पर कम डेंस नहीं होती है। अभी हम जो सृष्टि देख रहे हैं वो अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक मास होता है, डेंसिटी होती है। सूर्य का एक मास होता है, डेंसिटी होती है। ब्लैक होल का एक अलग मास और डेंसिटी होती है। और अंतरिक्ष जो होता है वो हमें खाली जगह हमें दिखती है। असल में वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो रहता है। बिल्कुल स्पेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक एम्प्टी स्पेस और एक सामान्य स्पेस। अभी जो हम देख रहे हैं जिसे ब्रह्मांड कहते हैं वो एक सामान्य स्पेस है, और उसके आगे जो खाली जगह होती है वो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होती है, वहाँ बिल्कुल कुछ चीज़ नहीं होती है। तो उसको अभी डिटेल में नहीं जानेंगे। अभी जो मैं किस तरह से किसका शुरुआत होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए एक चादर हमने बिछाई हुई होती है, तो वो एक ही डायमेंशन में हम देख सकते हैं कि सभी जगह पर एक समान तरीके से फैली हुई होती है। तो मूल प्रकृति होती है वो वैसी होती है, न हिलती है न डुलती है। बिल्कुल अपने विवेक से और प्रैक्टिकली सोचें और बहुत बड़े पैमाने पर सोचें। बिल्कुल आप पृथ्वी से बाहर निकल जाइए और अंतरिक्ष में जाके सोचें, तो कोई ग्रह नहीं है, कोई तारा नहीं है, कोई चीज़ हमें वहाँ पे दिखने वाली चीज़ कोई भी नहीं है। बिल्कुल ही शांत है, एक समान तापमान, नो हलचल, कुछ नहीं है। और ये जो मैंने बेडशीट की, चादर की हमने बात की, वो बिछाई हुई होती है, वो तो एक डायमेंशन में हमने देखी। वैसे ही ऊपर नीचे और आगे पीछे, यानी कि चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे, आठों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, आप जितनी भी दिशा मान लीजिए, सभी और एक समान फैली हुई होती है। तो किस तरह ये सारी चीज़ें ट्रिगर होती है? ओम ध्वनि से ट्रिगर होती है, ये भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें ओम ध्वनि से शुरुआत होती है और मास पैदा होना शुरू होता है। और जैसे ही मास पैदा होना शुरू होता है, सारी चीज़ें श्रिंक होनी शुरू होती है। बिल्कुल मध्य में पूरी प्रकृति मध्य की ओर गति करना शुरू करती है। गति आई यानी काल तत्व भी शुरू हो गया, अंतरिक्ष तत्व तो है ही। अंतरिक्ष हर एक जगह पर, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी खाली जगह पड़ी हुई है। अंतरिक्ष तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी होती है। हमें जो हवा दिखती है, उस हवा के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ अंतरिक्ष आया हुआ रहता है, जहाँ पर ये पूरा संसार स्थित है। तो सभी चीज़ों को धारण करने वाला, ये पांचों चीज़ें सभी चीज़ों को धारण करने वाली है, पांचों चीज़ें सभी चीज़ों को चलाने वाली है, पांचों चीज़ें कभी मिटती नहीं, पांचों चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, कभी शुरू नहीं होती, और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लगभग सभी के गुण समान है। पर आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों की अभी बात करेंगे, दोनों को भी साइड में रख देते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रयोग करने के लिए भी बोलूँगा। अपनी जो बेडशीट होती है उसके बीच में अपना हाथ रखें और इसे गोल गोल घुमाएं, या फिर इसे खींचकर श्रिंक करने की कोशिश करें, बिल्कुल एक समान। अगर आप गोल गोल घुमाएंगे तो ये सब मिलकर एक गोला बना लेगी धीरे धीरे करके। आप एक रुमाल के साथ भी प्रयोग करके देख सकते हैं। रुमाल के बीच में से आप अपनी 4 उंगली 5 उंगली रखकर उसे गोल घुमाएंगे तो जिस प्रकार ये पूरा श्रिंक हो जाता है, एक गोला बन जाता है, तो ये पहले ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। वो होता है एक गोला बनना, जिसे ब्रह्मांड, ब्रह्मा का अंडा भी कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। यहाँ तक विज्ञान ने खोज नहीं की है, यहाँ से आगे विज्ञान की खोज शुरू होती है। वो भी तथ्य के आधार पर है और ये भी तथ्य के आधार पर ही है। पर बिग बैंग से पहले क्या था वो आधुनिक विज्ञान हमें नहीं बताता है, पर मैंने जो बताया वो बिग बैंग से पहले की प्रोसीजर है। सभी जगह से एक समान गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है, सभी जगह से एक समान प्रकृति सिंक होती है। वो गुरुत्वाकर्षण होती है या उससे नहीं होती है, विज्ञान का विषय है, मैं इसका टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर सारी चीज़ें सबसे पहले एक समान, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट आगे पीछे सभी जगह पर जो प्रकृति तत्व होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट पर आके वो एकत्रित हो जाता है। उसके बाद ये किसकी प्रेरणा से होता है? परमात्मा की प्रेरणा से होता है, और परमात्मा के ओम ध्वनि के प्रेरणा से ये सारी चीज़ें होती है। और काल तत्व प्रलय अवस्था में होता है, पर वो सुसुप्त अवस्था में होता है। अंतरिक्ष प्रकृति सारी सुसुप्त होती है, आत्मा भी सुसुप्त होती है, और आत्मा तक सारी चीज़ें सुसुप्त अवस्था में होती है।
फिर परमात्मा की प्रेरणा से, जिसे ओम रश्मियाँ भी कहा गया है, ये रश्मियों के बारे में भी हम बाद में जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये ओम ध्वनि है, उससे वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, और वाइब्रेशंस शुरू होना यानी ऊपर नीचे धीरे धीरे होना, हलन चलन शुरू होता है। जैसे ही हलन चलन शुरू होता है, मास बढ़ता है, वैसे सारी चीज़ें श्रिंक होकर एक जगह पर इकट्ठा होती है, और उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैली हुई रहती है, पहले प्रलय काल के दौरान जो फैली हुई होती है, वो सारी सिंक होकर एक जगह पर उत्पन्न होती है। इतना अतिरेक प्रमाण में, जिसका इनफाइनाइट हम कह सकते हैं, जिसका हम नाप नहीं लगा सकते, उतनी ऊर्जा, उतनी हीट कहे या फिर जो कुछ भी वो वहाँ पे जनरेट होता है, उतना एक्टिव एलिमेंट्स वहाँ पे एकत्रित होता है, जिसको वो अंडा संभाल नहीं पाता है, उतना डेंस हो जाता है, और उतना उसके अंदर दबाव उत्पन्न होता है, और उसमें एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है। वो धमाका होने के बाद जो कुछ भी होता है वो आप किसी साइंटिफिक डिस्कवरीज में देख सकते हैं। साइंटिफिक जहाँ पर कुछ आपको मिले वहाँ से एक किस तरह से शुरू हुआ ये आप जान सकते हैं, और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे ये हम जान सकते हैं। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरे तत्व का, यानी कि आत्मा किस तरह शरीर में घुसती है, किस तरह आत्मा का क्या प्रयोजन होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। अब मैंने यहाँ तक आपको बिग बैंग तक पहुँचा दिया है। इस वीडियो से आगे के वीडियो में हम दूसरी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। लगता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी क्रिएट हो गए हैं, तो उसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। जो कुछ भी आपके सवाल हो वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, तो उस हिसाब से भी मैं आगे आने वाले वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।